मेरे ही कर्मों की वजह से आज मैं इतना अभागा महसूस कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आज अपमान भी हंसता होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया। एक साल पहले मैं इतना किस्मत वाला था, क्या ही कहूँ। आराम का जीवन, अच्छी सेहत, पत्नी और दो प्यारे बच्चे, ऊंचा घराना, उस पर पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैंने खुद ही ऐसी हालत कर ली है। एक इंसान को जो कुछ भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए, वो सब मेरे पास था। मैं अब किसी योग्य नहीं, क्योंकि मैंने किसी चीज की कदर ही नहीं की। मेरे जीवन में ऐसी महिला थी जिसने मुझ में लाख बुराई होने के बाद भी कुछ बुरा नहीं कहा, कभी गुस्सा नहीं किया। मैं ऐसा हूं कि दीवानगी के नशे में चूर होकर उसे इज्जत नहीं की, उसे तड़पाया, रुलाया और मन ही मन खूब जलाया भी। उफ, उसे कितना धोखा दिया और अंधेरे में रखा। देर रात घर आते हुए न जाने कितने बहाने बनाए। रोज नई कहानी बना लेता था। क्या वो मेरे झूठे प्यार के दिखावे को नहीं समझ सकेगी? मेरा झूठा फरेब क्या छिपा रह सकता था? भले ही वो अच्छी और भोली थी, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं जितना झूठा था, वो उतनी सच्ची। शायद उसे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन सुधर जाऊंगा और मेरे सिर से ये नशा उतर जाएगा। काश वो इतनी अच्छी न होती। काश वो अपने हक के लिए मुझसे लड़ती। इसी बीच एक दिन मैं आनंद वाटिका में मछलियों का करतब देखने गया। वहां मेरी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ गई, जो फूल तोड़ रही थी। उसके कपड़े मैले थे और वो छोटी उम्र की लड़की थी, जिस वजह से वो ताजगी भरी लग रही थी। इसके अलावा उस लड़की में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और इस तरह से नजरें फेरी जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इससे परेशान होकर धीरे धीरे उन फूलों की झाड़ियों के पास पहुंच गया और खुद भी फूल चुनने लगा। मुझे देखते ही माली की वो बेटी बाग के दूसरी दिशा में जाकर फूल चुनने लगी। उसी दिन से मैं रोज उस आनंद वाटिका में जाने लगा। ऐसा नहीं था कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था, बस कुछ पाने की मोह मुझे वहां खींचकर ले जाती थी। मैं रोज रूप बदल कर वहां जाता, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। प्यार की बातें होना तो दूर की बात थी, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। इस योजना से जब काम नहीं चला तो मैंने नई तरकीब सोची। मैं अपना टॉमी नाम का बुलडॉग कुत्ता बगीचे में लेकर गया और उस लड़की के पीछे छोड़ दिया। वो जान बचाकर वहां से भागी, लेकिन नीचे गिर पड़ी। मैं जल्दी से वहां गया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। उस दिन से उस फूलमती से मेरी बातें होनी शुरू हुई। उसके बाद मैंने जाल फैलाया, बातें रची और ना जाने क्या क्या किया। ऐसा नहीं था कि मैं उस लड़की के सौंदर्य से प्रभावित था, क्योंकि मेरी पत्नी इंदु से सुंदर कोई हो ही नहीं सकती थी। फिर भी न जाने क्यों मैं उस फूलमती की धसी हुई आंखों और गालों पर फिदा हो रहा था। होते होते मैं खुद मोहब्बत के जाल में फंस गया। घर बार में मुझे कुछ अब अच्छा नहीं लगता था। इंदु से अब मैं बात भी नहीं किया करता था और बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि 3 महीने से घर में मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था। घर का खर्च कैसे चल रहा होगा, इसका मुझे कुछ होश ही नहीं था। लेकिन फूलमती के श्रृंगार में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रेशमी साड़ियां खरीद कर दी थी और यहाँ तक कि उसके लिए गहने भी बनवाए थे। एक दिन मैं हमेशा की तरह शाम के समय आनंद वाटिका में घूम रहा था। तभी मैंने फूलमती को देखा। वो मेरे दिए हुए गहने और रेशमी साड़ी पहनकर फूल तोड़ रही थी। उसी वक्त राजा भी कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। फूलमती राजा को पहचानती थी, इसलिए तेजी से झाड़ी की तरफ छिप गई। उस वक्त महाराज को जाना तो था पानी के कुंड के पास, लेकिन वो बाग की तरफ ही चले गए। वहां उन्होंने झाड़ी के पीछे फूलमती को छिपते हुए देखकर गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस समय आनंद वाटिका के सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। मुझे भी लगा कि झट से जवाब दे देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए। मैंने कहा, महाराज, ये यहाँ के माली की बेटी है। यह सुनते ही राजा और बिगड़ गए। उन्होंने पूछा, ये माली की बेटी है? इसके कपड़े गहने इन सबको देखकर कहाँ से ये लग रहा है कि ये माली की बेटी है? तभी माली भी वहां पहुंच गया और उसने जवाब में कहा, साहब, यह मेरी ही बेटी है। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी? माली ने बताया, 5 रुपये। फिर राजा ने पूछा, क्या यह शादीशुदा है? माली जवाब में बोला, नहीं। यह सुनते ही महाराज ने नाराज होते हुए कहा, इसका मतलब तू चोरी करके इसे ये गहने और रेशमी की साड़ी देता है। अभी मैं तेरी शिकायत पुलिस में करता हूँ। कमाता है 5 रुपये और बेटी को गहनों से लदा रखा है। महाराज के पैर पर गिरकर माली बोलने लगा, साहब, मेरी वफादारी पर सवाल मत उठाइए। ये इस लड़की की ही हरकत है। आजकल ये बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है। इसने मेरी नाक कटा दी है। वहां से ही इसे ये सब कुछ मिला है। आप जानते ही हैं,
अमीर लोग कैसे होते हैं। इतना सब सुनते ही महाराज ने जोर देते हुए पूछा, क्या इसका संबंध किसी सरकारी नौकर के साथ है? माली ने जवाब में हाँ कहा। फिर महाराज बोले, जब भी मैं तुमसे उसका नाम पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। वो सिर झुकाते हुए कहने लगा, बिल्कुल महाराज, सच को किसी बात का भय नहीं होता है। आप जब भी पूछेंगे मैं नाम जरूर बताऊंगा। उस समय मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। मन में हुआ कि आज ही राजा के सामने मेरा राज खुल जाएगा और बदनामी होनी पक्की है। लेकिन महाराज ने अपने दरबार के कार्यकर्ता की इज्जत को यूं सरेआम उछालना ठीक नहीं जाना और नाम बाद में पूछने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर महल चले गए। तभी मैं अपने घर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल पूछताछ करने वाली जासूस महिला लग रही थी, जो चेहरे पर नकली भोलापन लेकर चलती है। मैंने अंदर जाते ही पत्नी से पूछा, कौन थी वो? उसने बताया कि एक भिखारन थी। मेरे मन में हुआ कि वो ऐसी तो नहीं लग रही थी। तभी वो रोते हुए बोली, तुम मुझ पर शक मत करो, मैं उस महिला की बात में आ गई थी और घर का पूरा हाल बता दिया। मेरा गुस्सा कम हुआ और मैंने इंदुमती से पूछा, आखिर क्या हाल बता दिया तुमने उसे? उधर से जवाब आया, सब कुछ। तुम्हारा इस घर से यूं मुंह मोड़ना, लापरवाही, बेवफाई, किसी चीज की फिक्र न करना, मैंने उसे सब बता दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि घर चलाने के लिए मेरे सारे गहने बिक गए हैं। तुमने 3 महीने से घर खर्च के लिए 1 रुपये भी नहीं दिए हैं। इन सब से मेरा मन दुखी था और जब उसने प्यार से पूछा तो मैंने भी सारा हाल कह दिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वरना इस तरह से बात नहीं करते। यह सब जानते ही मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उधर महाराज को फूलमती और मेरे बारे में सब कुछ पता चलने ही वाला है और इधर घर का सारा भेद एक औरत लेकर चली गई है। किसी तरह रात गुजरी और मैं सुबह दफ्तर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मुझे महाराज का बुलावा आया। मैं महाराज के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे देखते ही नाराज अंदाज में कहा, कुंवर श्याम सिंह, मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना होगा। तुम यहाँ के पुराने पेंशनर हो। यह पेंशन तुम्हारी कई पीढ़ियों द्वारा अपनी जान लगाकर की गई सेवाओं का नतीजा है, लेकिन तुमने अपनी हरकत से उनका नाम भी खराब कर दिया। तुम्हें पेंशन अपने परिवार पर खर्च करने के लिए मिलती है। तुमने इस पेंशन का गलत फायदा उठाया, माली की बेटी पर सब कुछ लुटा दिया। अब मैंने उस पेंशन के दस्तावेज से तुम्हारा नाम हटाकर तुम्हारी पत्नी का नाम डाल दिया है, ताकि वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना सके कि तुम्हारी पीढ़ियों की तरह वो महल की सेवा करें। तुम्हारी जैसी हरकत से तो पीढ़ियों का नाम खराब तो होगा ही और पेंशनरों का नाम भी नहीं बचेगा। तुम्हारी पत्नी ही पेंशन पाने के काबिल है और तुमको अब मालियों की सूची में डाल दिया है। तुम इसी के लायक हो। अब यहाँ से चले जाओ और अपनी करनी पर पछताओ। अब घर जाने की हिम्मत मुझ में ना थी और अब तो वो घर भी मेरा नहीं था। इसलिए शर्म के मारे मैं बम्बई भाग आया। अब बम्बई की ही एक मिल में नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए हैं। पैसे के नाम पर बस इतना ही मिलता था कि किसी तरह कुछ खा पी लूं। एक बार मैं चुपचाप से अपने घर गया। वहां देखा कि मेरे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। मेरी पत्नी ने पूरे घर को और बेटों को अच्छे से संभाल रखा था। घर के बाहर 2 लालटेन जल रहे थे। सब कुछ बहुत साफ था। तभी मुझे पता चला कि 2-4 महीने मेरी खोज करने के लिए अखबार में कुछ इश्तेहार भी छपे थे। लेकिन इस मुंह को लेकर मैं कहाँ जाता? मैंने फूलमती को भी देखा। पता चला कि वो किसी नए रईस के साथ थी और मेरे पास खुद पर पछतावा करने के अलावा और कोई रास्ता न था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, लिव हैप्पीली।